वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में कोई भी स्क्रिप्टेड कंटेंट नहीं होगा, ना ही कोई वेबसाइट से रिसर्च मटेरियल, बस मेरे खुद के ओपिनियन है। इमेजेस और वीडियो जरूर इंक्लूड करूंगा ताकि आप सबको अच्छे से समझ आ जाए। आप इनको जज कर सकते हैं, खासकर इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जो ये आले यहूद ज्यूज कर रहे हैं। क्या सच में ऐसा है या नहीं? तो चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। आपको क्या लगता है, ईरान इस जंग में बर्बाद हो जाएगा या ईरान के पास कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका दोनों परेशान हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ईरान के पास न्यूक्लियर पावर जैसी ताकत है और यही वो वजह है जिसकी वजह से दोनों देश डर रहे हैं। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने, यानी वो नहीं चाहता कि ईरान एक ऐसा देश बने जिसके पास न्यूक्लियर पावर जैसी ताकत हो। अमेरिका इस ही बात से डरा हुआ है। मिडिल ईस्ट में ईरान एक वाहिद यूनिक कंट्री है जो इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ईरान एक न्यूक्लियर प्रोग्राम पिछले कई डिकेड से चल रहा है। यूएस और इजराइल इसको रोकने के लिए हर तरह के सेक्शन, प्रेशर, हर तरह का उस पर प्रेशर डाला जा रहा है, क्योंकि अगर ईरान ने ये ताकत हासिल कर ली तो मिडिल ईस्ट का जो पावर है वो बैलेंस बिल्कुल बदल जाएगा। बाकी मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है, सऊदी अरबिया, यूएई जैसे, वो तो अमेरिका के सामने गुलाम जैसी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, अमेरिका इन सब को इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली ऐसी कंडीशन में रखा है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं। लेकिन ईरान अलग है। ये वो देश है जो अमेरिका के कंट्रोल से बाहर है और अपनी फ्रीडम के लिए लड़ता है। एक इंटरव्यू में जब इजराइल के पीएम नेतन्याहू से पूछा गया कि उनके लिए टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, ईरान, ईरान, ईरान। What's the greatest threat right now that Israel faces? Iran. You want the 3 threats? Give me the 3 threats. Iran, Iran, Iran. So tell us why it's the number 1, 2, 3 threat. Iran is trying to build an empire, an aggressive empire. अब आप समझ सकते हैं कि ईरान कितना बड़ा खतरा है इजराइल के लिए। मिडिल ईस्ट में ईरान के अलावा बाकी कंट्रीज इजराइल के लिए बस टॉयज की तरह है। उनको कोई सीरियसली नहीं लेते ये कंट्रीज। इजराइल अपनी ताकत अमेरिका की मदद से मिडिल ईस्ट में बढ़ाना चाहता है और वहाँ की सारी कंट्रीज को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक स्ट्रेटेजिक रीजन है। यहाँ के ऑयल रिजर्व्स दुनिया की इकोनॉमी के लिए लाइफ लाइन है। जो इस रीजन को कंट्रोल करता है वो ग्लोबल पावर बन सकता है और इनका मेन मकसद है यरूशलेम पर कब्जा करना। आप सोच रहे होंगे कि इजराइल अकेला है, लेकिन अगर ऐसा लगता है तो आप बहुत ही बड़े धोखे में हैं। इजराइल के पीछे बड़ी पावर खड़ी है। अमेरिका, यूके, फ्रांस जैसे देश उसको पॉलिटिकली, मिलिट्री और इकोनॉमिकली फुल सपोर्ट देते हैं। ये लोग ट्वीट करके हमें बेवकूफ बनाते हैं कि ये गलत हो रहा है, इसको रोको, लेकिन असल में वही इस गेम के मास्टरमाइंड है। ये यहूदी जूस इतने जीनियस होते हैं कि हम इनकी सोच को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आप जो डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म, ये सब इन्हीं की देन है। इन कंपनीज के टॉप पोजीशंस पर ज्यादातर जो यहूदी ही हैं और ये लोग टेक्नोलॉजी और मीडिया के थ्रू दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके साथ ही इनका मकसद है ग्लोबल डोमिनेशन, न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि पूरी दुनिया में अपना प्रभाव बनाए रखना। इंडिया में डिवीजन का खेल भी इन्हीं लोगों का रचा हुआ है। यहाँ भी ये लोग अपना खेल खेलते हैं। हिंदू मुस्लिम टेंशन्स, कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये सब इनकी वजह से बढ़ रहे हैं। ये लोग शुरू से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करते हैं। आपने ब्रिटिश राज के टाइम से लेकर आज तक इंडिया में सोशल मीडिया पर रिलीजियस हेट या कास्ट के नाम पर लड़ाई देखते हैं। ये प्लेटफॉर्म जो इन्हीं के कंट्रोल में है वो इन टेंशन्स को और बढ़ावा देते हैं। कंटेंट एल्गोरिथम ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि लोग एक दूसरे के खिलाफ भड़कें और इंडिया में जो अंधभक्त बनकर रह गए हैं इनकी चालाकी को समझ ही नहीं पाते और बस आपस में लड़ते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया पर इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा? ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट का असर इंडिया पर भी पड़ता है। ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है। ये ग्लोबल पावर चाहते हैं यही है कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया हमेशा अनस्टेबल रहे ताकि वो अपना कंट्रोल मेंटेन कर सके। लोग अक्सर पूछते हैं यहूदी यानी ज्यूस लोग क्या सच में मुस्लिम कंट्रीज के दुश्मन है? क्या उनका प्लान है पूरी दुनिया पे कब्जा करना? और इंडिया के अंधभक्तों का क्या कनेक्शन है इस ग्लोबल गेम में? आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले यहूदी का क्या टारगेट है, क्या यहूदी का वाकई में मुस्लिम कंट्रीज टारगेट है? देखो, सबसे पहले समझना जरूरी है कि हर ज्यूस इंसान का एक सीक्रेट एजेंडा नहीं होता, लेकिन इजराइल जो एक यहूदी कंट्री है उसकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। दुनिया के कुछ बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े बिजनेसमैन अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं पूरी दुनिया पर। इजराइल और पैलेस्टीन का पूरा कॉन्फ्लिक्ट सबको पता है। पैलेस्टीन एक मुस्लिम कंट्री है जिसके राइट्स के लिए पूरी दुनिया के मुस्लिम आवाज उठा रहे हैं। सिर्फ Large parts of the administrative capital in the Netherlands colored red in protest against the Dutch government's support for Israel. 4 weeks ago, nearly 100,000 people came to demand the government draw a red line against Israel's genocide in Gaza, one of the largest. उठा रहे हैं और कुछ नहीं उठा रहे हैं, ये याद रखना आप। लेकिन इजराइल वहां पे अपनी मिलिट्री पावर दिखा रहा है, इलीगल सेटलमेंट्स बना रहा है, वहां के लोगों पर जुल्म कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन उसको कोई रोकने वाला नहीं। दूसरी बात, इजराइल अपने इंटरेस्ट के लिए अमेरिका जैसे स्ट्रॉन्ग दोस्तों के साथ मिलकर मिडल ईस्ट के दूसरी मिडल ईस्ट जो कंट्रीज हैं उन पे अपना प्रेशर बना के रखता है। जैसे ईरान जो एक मुस्लिम नेशन है, वहां मोस्टली शिया रहते हैं, लेकिन इजराइल उसको अपना सबसे बड़ा एनिमी मानता है। इसलिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए कभी मिलिट्री धमकी, कभी सीक्रेट अटैक्स, कभी सेक्शन के थ्रू इजराइल अटैक कर रहा है। अब देख सकते हैं कि उसने जब सबसे पहले अटैक किया, अभी फिलहाल जो उसने अटैक किया था वो न्यूक्लियर प्लांट पर, वो साइंटिस्ट पर अटैक किया था जो ईरान में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहे थे। और दे रहे थे। और सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से ये लोग पूरी दुनिया की सोच और उनकी एक्टिविटी पर नजर रखते हैं वो है इंटरनेट, सोशल मीडिया। इस दुनिया का ट्रूथ ये भी है, हॉलीवुड, नेटफ्लिक्स, न्यूज नेटवर्क, बहुत सारे ज्यूस बिजनेसमैन के कंट्रोल में आते हैं। इसलिए कभी कभी मुस्लिम वर्ल्ड का इमेज मीडिया में निगेटिव दिखाया जाता है ताकि पब्लिक ओपिनियन इजराइल के फेवर में हो। और एक बात नोट कर लें, ये सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर का गेम नहीं है दोस्तों, यहूदी का ये पर्सनल मिशन भी है। क्या सच में यहूदी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं? ये सवाल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह लगता है कि क्या सच में यहूदी लोग दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं? देखो, कुछ ज्यूस फैमिलीज जैसे रोथस्चाइल्ड का फाइनेंशियल वर्ल्ड में बड़ा रोल रहा है हिस्ट्री में, लेकिन आज के जमाने में तो चाइनीज, अरब, अमेरिकन सबका रोल है। कोई एक ग्रुप इंडिविजुअल दुनिया में नहीं चल रहा है। और एक और शॉकिंग बात, आपको गूगल, फेसबुक के फाउंडर या सीईओ ज्यूस ही मिलेंगे जैसे मार्क जकरबर्ग, लेकिन उनका गोल वर्ल्ड डोमिनेशन है या फिर अपने बिजनेस की ग्रोथ, कुछ कह नहीं सकते। यूएस पॉलिटिक्स में भी ज्यूस लॉबीज पावरफुल हैं जैसे AIPS। इस वजह से अमेरिका इजराइल को हर साल 3 से 4 बिलियन डॉलर की मिलिट्री हेल्प देता है। तो रियलिटी ये है कि दुनिया एक पावर गेम है जहां हर देश, हर कॉर्पोरेट अपने फायदे के लिए खेल रहा है। कोई एक यहूदी ग्रुप सीक्रेटली वर्ल्ड को कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, ये उनकी कोशिश जरूर है, लेकिन ये लोग इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इंडिया के अंधभक्तों को ही देख लो, उनको बस हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ और नहीं दिखता है। अब एक गधो, तुम उनकी चाल को समझ ही नहीं पा रहे हो। वो लोग तुमको सोशल मीडिया पर बिजी इसीलिए रखते हैं, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब तुम्हारे नाचने के लिए ही तो बनाया है। और तुमको यहाँ नाच गाने में बिजी रखकर वो अपने हिडन प्रोजेक्ट को अंजाम देते रहे, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी अकल कहाँ कि तुम थोड़ा सोच सको। बस तुमको 2 रोटी मिल जाए और क्या, जिंदगी तो चल ही रही है। लेकिन उन लोगों को 2 रोटी नहीं बल्कि पूरी दुनिया चाहिए। अब भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था, दुनिया चाहिए। आपने देखा होगा CAA NRC प्रोटेस्ट में, ये राम मंदिर इशू में, लोग बिना फैक्ट समझे या तो ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं या ब्लाइंडली अपोज। कोई हिस्ट्री चेक नहीं करता, कोई लॉ नहीं पढ़ता। और सबसे डेंजरस बात, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहां हर दिन फेक न्यूज, हेट मैसेजेस वायरल होते, इन सब का बेस अमेरिका या यूरोप में होता है जहां ज्यूस की कंपनीज हैं। इनका मेन गोल्स बस यही होता है, हम लोगों को इन सब में बिजी रखना। लोग जितना लड़ेंगे, जितनी फेक न्यूज फैलाएंगे, उनका बिजनेस उतना ही चलेगा। फार्मर प्रोटेस्ट का एग्जांपल ले लो, कुछ लोग बोल रहे थे कि खालिस्तान एजेंडा, कुछ बोल रहे थे कॉर्पोरेट लूट। दोनों साइड को डिवाइड करने वाला कंटेंट वायरल हो रहा था क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए प्रॉफिटेबल था। इन सब से यहूदी इन्फ्लुएंस का इनडायरेक्टली इंडिया पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है।
मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तेल के दाम बढ़ते हैं, इंडिया की इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ता है और सबसे बड़ा इम्पैक्ट मीडिया मैनिपुलेशन, सोशल मीडिया के एल्गोरिथम ये देखते हैं कि कौन सा कंटेंट लड़ाई बढ़ा रहा है, क्योंकि वही ज्यादा वायरल होता है और फिर इंडिया के अंधभक्त उसको बिना सोचे समझे आगे बढ़ा देते हैं। अपना दिमाग खोलना और हर न्यूज को डाउट करना, खुद चेक करना, ये तो इनके बस की बात है नहीं। आइए मैं आपको अब कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो आपको नोट करने चाहिए। इजराइल मिडिल ईस्ट में अपनी पावर बनाए रखना चाहता है, जिसके लिए मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्रीज को प्रेशराइज करता है। ज्यूस लोग दुनिया कंट्रोल करना चाहते तो हैं, लेकिन ये बस एक मिथ है। रियलिटी में दुनिया के प्लेयर्स बहुत हैं, अमेरिका, चाइना, इंडिया, यूरोप, सबका अपना गेम है। थर्ड, इंडिया में जो ब्लाइंड फॉलोइंग चल रही है उसका फायदा इन ग्लोबल टेक कंपनीज को होता है, क्योंकि हेट और फियर का बिजनेस सबसे प्रॉफिटेबल है। तो सोच समझ के बोलो, हर चीज को क्वेश्चन करो, क्योंकि अंधभक्ति सिर्फ तुम्हें मजबूर बनाती है, आजाद नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेरी राय ईरान, इजराइल और ग्लोबल पावर्स के इस खेल पर। आपको क्या लगता है, ईरान इस जंग में टिक पाएगा या बर्बाद हो जाएगा? और ये बड़े देश इंडिया को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? अपने विचार जरूर शेयर करें। देखते हैं कि कौन सच में इस गेम को समझ पाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।